तीनों के तीनों मिसाइल सिरसा के ऊपर परखच्चे उड़ा दिए जैसे कि मीटियोराइट। फिर हमने जो इनके जहाज थे वो तो उड़ ही नहीं पा रहे थे कि तुम अपने इलाके में उड़ो, हमारा S-400 जो है वो आपको आपके इलाके में भून दे, उड़ा दूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दूंगा। ये किसी और को सुना कहानी, तेरे को तो हम हिलने नहीं देंगे। काला पहाड़ में उनका स्टोरेज है, जाके काला पहाड़ की जो एंट्रेंस की टनल पे उसको जाके ठोक दिया ब्रह्मोस से। सबसे बड़ा फैसला हमने लिया कि हमने S-400 मिसाइल के 4 बैटरीज ले ली थी। पाकिस्तान पूरा कवर कर दिया, बिल्कुल। यानी पाकिस्तान में कोई भी जहाज, कोई भी चिड़िया पर मारे उसे यहाँ से मार गिराया जाएगा। पाकिस्तान ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर अब भारत ने हमला किया तो हम उसको उसकी पूर्वी सीमा से जवाब देंगे। तो पूर्वी सीमा पे हमारा बांग्लादेश आता है और इस मक्का पैक्ट में अब पाकिस्तान की कोशिश है कि वो बांग्लादेश को शामिल करके, और कई ऐसे देश हैं जो इस पैक्ट को पसंद नहीं करते हैं। उसमें यूएई है, ओमान है, कतर भी है। और ये जो खलीलुर रहमान हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री, ये इनको माना जाता है कि ये अमेरिका के एक तरीके से मोहरे हैं और इनको जो है आईएसआई यूज कर रही है तारिक रहमान को अपने पाले में लाने के लिए। कि तुर्की ਦੇ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਗੇੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਪਲੇਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾइन ਕੀਤਾ ਆ कि भाई अगर देवसेना को हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया। यानी कि जे एक कंट्री नाल पंगा लिया तो बाकी ये समझणगे कि इन्हां ने साडे नाल भी पंगा लिया है। मार गिराया जाएगा। लेट तो सबोटाज, इसको रोको। उन्होंने कहा था तो आप फिक्र ना करो, हमारे S-400 फायर हो गए हैं, बराक 8 फायर हो गए। तीनों के तीनों मिसाइल सिरसा के ऊपर परखच्चे उड़ा दिए जैसे कि मीटियोराइट, ये उल्काओं का शावर होता है ना, उतना फट फट के ये जल के नीचे गिरे। उसकी तीन के तीन मिसाइल ठोक दिए, पास नहीं आए। डेब्रिस दिखी थी सबको, ठीक है। और सारी दुनिया ने डेब्रिस देखी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने जो इनके जहाज थे वो तो उड़ ही नहीं पा रहे थे कि तुम अपने इलाके में उड़ो, हमारा S-400 जो है वो आपको आपके इलाके में भून देगा। तो उड़ ही नहीं पा रहे। जो उड़ सकते थे वो हमने क्रेटर कर दिए। अब क्या करोगे कालिया, कहां से फायर करोगे, कहां से चलाओगे न्यूक्लियर? तो मतलब ये जो गीदड़ भभकी बार देते, मैं ये कर दूंगा, मैं वो उड़ा दूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दूंगा, ये किसी और को सुना कहानी, तेरे को तो हम हिलने नहीं देंगे। अगली लड़ाई में मतलब तेरा सारा चक्का जैम न्यूक्लियर धरे रहे। और ये भी कहा जा रहा है, अटकल लगाई जा रही है, हालांकि हमने डिनाई किया, एयर मार्शल तिवारी साहब ने डिनाई किया कि नहीं साहब, हमने काला पहाड़ में उनका स्टोरेज है, सारे अंडरग्राउंड स्टोरेज है न्यूक्लियर हथियारों की। ठीक है। हमको जब लगा कि शायद ये यार ये पंगा ना सोच रहा हो, जाके काला पहाड़ की जो एंट्रेंस की टनल पे लोहे की चद्दर का जो दरवाजा था उसको जाके ठोक दिया ब्रह्मोस से। कर लो जो करना, निकाल ही नहीं सकते। दफन गए तू और तेरे मिसाइल। तो मतलब ये गिदड़ भभकी अब किसी और को देना, तेरे को हम न्यूक्लियर नपुंसक बना दिया। बार आ रहे ने मिलिट्री प्लेन ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿलिट्री ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਮਿलिट्री ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿलिट्री ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਗੇੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬਟ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੜੂਗੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੈਕਟ ਦਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟੋ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਨੀ ਟਸਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰਲੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਧਰੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਲਈਏ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਗਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਰਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਈਰਾਨ ਤੇ USA ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਡ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਚੀਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਂਡ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ C-130 ਹਰਕੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਆ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂਰ ਖਾਨ 에ਅਰਬੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਾਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ 에ਅਰਬੇਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਅਸਲਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਡਰੋਨਸ ਬਣਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ C-130 ਹਰਕੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਵੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੈਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਗੋ ਹੋਊਗਾ, ਡਰੋਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੋਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਸੇਮ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆ। ये है ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी उपलब्धि। न्यूक्लियर नपुंसक कर दिया है पाकिस्तान को, अब नहीं तेरी गीदड़ भभकी चलेगी, ठीक है। लेकिन सर चाइना के साथ थ्रेट है इस चीज की सामने, न्यूक्लियर पावर? नहीं, चाइना का के थ्रोवेट ज्यादा है, मैंने बताया। उसके पास अब 500 वॉरहेड आ गए हैं और वो 1000 तक उसका प्लान। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चाइना से हमारा न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है? बहुत कम चांस है, क्योंकि चीन भी doesn't want to use nuclear weapons as weapons of war fighting। और उसकी जो है, देखिए कौन इस्तेमाल करेगा, जिसको बोले ना बत्ती बंद हो जाए कि मैं तो गया, ये लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन है। चीन में काफी ये है कि नहीं यार हम तगड़े, हम लड़ रहे हैं। हाँ, ये मतलब लास्ट यूज है कि मतलब जब पानी सर के ऊपर गुजर जाए तब इस्तेमाल जाएगा। हाँ। तो ऐसी उसको नहीं लगता कि ऐसी कोई चांस आएगी कन्वेंशनल लड़ाई में, ना हम उसको उतने से ज्यादा छेड़ेंगे। बिल्कुल। हमें भी क्या न्यूक्लियर पे लाके हमें क्या मिलना, ठीक है ना। न्यूक्लियर एक बारी हो गया तो दोनों का विनाश। सर ये तो बात हो गई सर कि जो अब तक की चीजें चलती रही, अब चूंकि सर विश्व बदल रहा है, उसका स्वरूप बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का स्वरूप बदल रहा है, एआई का जमाना आ गया सर। अब ये जो वॉरफेयर सर एआई की शुरू हुई है, हवा में ही आप अपने सारे हथियारों को, जितने भी दुश्मन के आते हैं वो मार दिए जाते हैं, स्टेशन तबाह कर दिए जाते हैं स्पेस में। ये जो एआई की जो नई एक कहानी लिखी जा रही है, भारत लिखी जा रही है, ये कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए? देखिए, और इसमें मैं फिर जिक्र करूंगा कि भारत, पाकिस्तान, चीन, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी दुश्मन है सर। हाँ, ये थ्रेट है हमारी। ये इस भारत कहाँ है सर इन सब चीजों में? काफी आगे, काफी आगे, मतलब संतोष की चीज है कि हम काफी आगे हैं। और एयर डिफेंस में हमने कुछ डिसीजंस ली जो कि बहुत कारगर सिद्ध हुई, और जस्ट इन टाइम। एक तो साहब हमने रफाल ले लिए, वो भी एयर डिफेंस के लिए बड़ी अच्छी चीज है। सबसे बड़ा फैसला हमने लिया कि हमने S-400 मिसाइल के 4 बैटरीज ले ली थी। अभी और आने की भी है, अभी 2 और आने वाली है, एक आ गई है, एक रह गई, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 3 बैटरीज आ गई थी सिंदूर तक, एक लगाई थी ईस्ट में, 2 लगाई थी यहाँ पे, और यहाँ से हम 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तान पूरा कवर करते हैं। बिल्कुल। यानी पाकिस्तान में कोई भी जहाज, कोई भी चिड़िया पर मारे, उसे यहाँ से मार गिराया जाएगा बगैर पाकिस्तान के अंदर जाए। और अगर पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन तो है नहीं, चीन के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है, केवल फाइटर और मिसाइल। लेकिन अभी एक चीन ने दे दी ना हंगोर सबमरीन दी है, जो सर आनी है, साथ दे रहा है। हाँ, वो हंगोर क्लास तो है, वो छोटी है, लेकिन ये साथ दे रहा है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। वो थोड़ा हमारे वाली लिए है सर, वो है ना। नहीं, AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब वो उसमें वो बैटरी होती हैं चार्जेबल, वो पानी के नीचे रह सकती है, महीना रह, ठीक है। हाँ। न्यूक्लियर सबमरीन, उसको चार्जिंग के लिए ऊपर नहीं आना पड़ता, ठीक है। तो AIP सबमरीन आने वाली हैं, अभी तक आई नहीं है। सिंदूर तक बिल्कुल नहीं आई थी, बत्ती बंद थी इनकी। तो ये मतलब कहने का ये है कि हमारा एयर डिफेंस इतना पुख्ता हो गया है कि हम न्यूक्लियर जो हथियार आने वाले हैं उनको भी मार गिरा सकते हैं। और अब हमारे पास 5 आ गए हैं, तकरीबन 5वां भी आने वाली है बैटरी S-400, और हम उसके बराबर का खूशाब बना रहे हैं। और बात चल रही है कि हम 5 और ऐसी बैटरीज रूस से खरीदेंगे। 500 की भी शायद बात चल रही है, S-500 की लेने की। S-500 की भी बात चल रही है, और खूशाब उसकी बराबरी का मिसाइल इंडिया में बन रहा है। ये सब AI का तरफ से भी किया जा रहा है, सऊदी की तरफ से भी किया जा रहा है। बांग्लादेश में बड़ी हलचल इस समय है, क्योंकि अगर ये हिंदुस्तान से सीमाएं बांग्लादेश की लगती हैं, और अगर ऐसा हुआ चूंकि पाकिस्तान पहले से इस डिफेंस पैक्ट में शामिल है, तो क्या ये भारत के लिए एक गंभीर चुनौती साबित हो सकता है? हमारे साथ में हमारे सीनियर शैलेश शुक्ला जी हैं, और
इनसे जानेंगे। दरअसल ये भारत के खिलाफ जाकर जो एक डिफेंस पैक्ट बनता है शैलेश जी, और अब उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि बांग्लादेश भी इस पर शामिल हो सकता है। ये क्या संभव है ऐसा होना? देखिए, मैं एक इस पूरे मुद्दे पे आने से पहले एक बयान की याद दिलाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। पाकिस्तान ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर अब भारत ने हमला किया तो हम उसको उसकी पूर्वी सीमा से जवाब देंगे। तो पूर्वी सीमा पे हमारा बांग्लादेश आता है, और इस मक्का पैक्ट में अब पाकिस्तान की कोशिश है कि वो बांग्लादेश को शामिल करके उसको, जो उनका एक मुस्लिम नाटो का एक वो बनाना चाहते हैं, उसको वो फलीभूत करने के लिए पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। बांग्लादेश में जो पाकिस्तान समर्थक पार्टियां हैं, जैसे जमाते इस्लामी है और अभी जो वहां के छात्र नेता नाहिद इस्लाम हैं, ये खुल करके जो है वो मक्का पैक्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, जो मोहम्मद यूनुस के बेहद करीबी हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, उन्होंने भी कल बयान जारी करके कहा है कि अगर हमको प्रस्ताव आता है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से मक्का पैक्ट में शामिल होने के लिए, तो हम इस पे सकारात्मक तरीके से विचार करेंगे। एक तरफ जो है ये पूरा जो लॉबी है भारत विरोधी बांग्लादेश में, वो तारिक रहमान सरकार पे दबाव डाल रही है कि किसी तरीके से मक्का पैक्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा पैक्ट है जो नाटो की तरह से काम करने की इसकी योजना है, जिसमें एक देश पे हमला दूसरे देश पे हमला माना जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश भी इसमें आए, और अगर बांग्लादेश आता है और भारत कभी भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर 2 करता है तो बांग्लादेश को भी इस पूरे युद्ध में कुदाया जा सके। लेकिन बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट हैं वो लगातार तारिक रहमान सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इस मक्का पैक्ट में शामिल न हो। अभी जो ताजा बयान आया है वो ढाका में एक यूनिवर्सिटी है बांग्लादेश में, राजशाही यूनिवर्सिटी, वहां पे इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट हैं मोहम्मद शरीफुल इस्लाम। उन्होंने कहा है कि हमें जो है इस भावनाओं में बह करके इस पैक्ट में नहीं शामिल होना चाहिए। हमें एक ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जो उस पे हो, तर्क पे आधारित हो। उन्होंने कई कारण बताए हैं कि हमें इस मक्का पैक्ट से क्यों दूर रहना चाहिए। पहला कारण वो कहते हैं कि बांग्लादेश का किसी से दुश्मनी नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे 3 तरफ से भारत है, जिससे हमारा कोई सीमा विवाद है, लेकिन कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है कि बांग्लादेश पे भारत हमला करने जा रहा है। दूसरा, वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान जो है वो और भारत और के बीच में लड़ाई होती है तो क्या बांग्लादेश भारत से लड़ने जाएगा, वो सवाल करते हैं। और ये भी कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। पानी का बंटवारा हो, व्यापार हो या कुछ सीमा चुनौतियां हो, उनको छोड़ दें, बाकी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारा व्यापार अच्छा है। वो कई चीजों को, ऐतिहासिक संबंधों को जिक्र करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। साथ ही वो तीसरा कारण ये बताते हैं कि ये जो पैक्ट है एक तरीके से सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ बनाया है, और हमें एक संतुलित विदेश नीति मध्य पूर्व में यानी कि खाड़ी देशों में अपनानी चाहिए, जहां पे बड़े पैमाने पे हमारे बांग्लादेशी काम करते हैं, उनसे हमारा तेल का, बहुत सारी ऊर्जा जरूरतों का व्यापार होता है। और कई ऐसे देश हैं जो इस पैक्ट को पसंद नहीं करते हैं, उसमें यूएई है, ओमान है, कतर भी है। तो इस तरीके के देश हैं वो इसको पसंद नहीं करेंगे कि बांग्लादेश इसमें शामिल हो। चौथा कारण वो बताते हैं कि आर्थिक हितों पर इसका गंभीर असर पड़ने जा रहा है। बांग्लादेश जो है वो अभी तक एक संतुलित विदेश नीति, गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता रहा है, जिससे वो हर देश से मदद मांग पाता है। लेकिन अगर इस पैक्ट में शामिल होते हैं तो आगे ये समस्या बन जाएगी। ये एक तरफ विशेषज्ञ तारिक रहमान सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, वहीं जो जमाते इस्लामी के मुखिया हैं वो लगातार जो है भारत पे तंज कस रहे हैं। जमाते इस्लामी के जो फाउंडर हैं, अभी जो फाउंडर कह रहा हूं, जो अभी अध्यक्ष हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने कल जो है भारत के खिलाफ एक तंज कसा और कहा कि मक्का पैक्ट से भारत को दुखी नहीं होना चाहिए। भारत का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने भारत पे ही निशाना साधा। कुल मिलाकर के जो भारत विरोधी ताकतें हैं बांग्लादेश में, वो चाहती हैं कि तारिक रहमान सरकार इस मक्का पैक्ट में शामिल हो और भारत के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जा सके, और आने वाले समय में किसी तरीके से भारत को झुकाया जा सके। जो गंगा जल विवाद या सीमा का विवाद चल रहा है, इन सारे मामलों में। शैलेश जी, जो बांग्लादेश के साथ में हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं, जिसको आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान ने अपने जवानों को शहीद करवाया, और जो मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से आती है
वहां पर रेडिकल इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ा है, वहां पर महिलाओं पर पाबंदियां लग रही हैं, वहां पर वहां की इकोनॉमी डाउन है, मतलब बांग्लादेश की बुरी स्थिति है। हम ये नहीं कह रहे कि हर देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होती है, वो अपने हिसाब से चीजें तय करने के लिए वो फ्री हैं। क्या ये बांग्लादेश में जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट जाएगी, तारिक रहमान की आएगी, हमारे रिश्ते बेहतर होंगे, हिंदुस्तान ने कई बार हाथ भी बढ़ाया, ब्रिक्स समिट में आपको इनविटेशन भी दिया, लेकिन बावजूद इसके क्या पाकिस्तान और आईएसआई ये सब इतना अंदर बांग्लादेश के अंदर घुस चुके हैं शैलेश जी कि वहां से तारिक रहमान भी छटपटा रहे हैं, वो भी मोहम्मद यूनुस के जो फैसले हैं या उनके लोगों को अलग नहीं कर पा रहे? देखिए, जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, उन्होंने सबसे पहले कोशिश किया कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत किया जाए। इसके बाद पाकिस्तान में इनके कई नेताओं की यात्रा होती है। पाकिस्तान के नेता जो है वो बांग्लादेश पहुंचे हैं, इसाक डार बांग्लादेश गए। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई और इधर बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी है, इसके जो है अधिकारी, ये लगातार बांग्लादेश जाने लगे। अभी तारिक रहमान सरकार आने के बाद भी ये दौरा जारी है। तारिक रहमान सरकार ने एक चीज किया है कि उन्होंने जो पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की गोद में चले गए थे, उसको उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश किया है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से अपनी दूरी नहीं बनाई है। और ये जो खलीलुर रहमान हैं, बांग्लादेश के विदेश मंत्री, ये इनको माना जाता है कि ये अमेरिका के एक तरीके से मोहरे हैं और इनको जो है आईएसआई यूज कर रही है तारिक रहमान को अपने पाले में लाने के लिए। अभी जो स्थिति है कि पाकिस्तान की आईएसआई की ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, वो रोहिंग्या को काफी ट्रेनिंग दे रही है हथियारों की, ताकि वो म्यांमार में जो है वो हमले कर सकें। और ये जो अगर ये आतंकी वहां पे ऐसी सफलता हासिल करते हैं, तो आने वाले समय में जो भारत और बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी लंबी खुली सीमा है, वहां से भी भारत में घुसपैठ किया जा सकेगा। आपको याद होगा, आज से कई 10 से 15 साल पहले बांग्लादेश से एक बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों की खेप पकड़ी गई थी। इसको जो है वो कहा जाता है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से भिजवाया था और इसे नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी हैं उनको दिया जाना था। तो उस समय जो है जो स्थिति थी वो बांग्लादेश में पाकिस्तान और में की जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टियां थी वो पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी। और इसी वजह से आज भी इस खतरे को लेकर के एक्सपर्ट आगाह कर रहे हैं